please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीएस येडियुरप्पा की कर्नाटक की गद्दी संभालने के साथ ही कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और बेंगलुरु में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने पंचायती राज संगठन कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी देर रात सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में सरकार बनाने के मामले पर हो रही सुनवाई में कांग्रेस और जेडीएस का पक्ष रखने पहुंचे। हालांकि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने येडियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार किया। लेकिन इससे पहले कोर्ट में कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर देर रात तक बहस चली। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले को गलत बताते हुए येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की। सिंघवी ने दलील दी कि येदियुरप्पा ने सिर्फ अपनी पार्टी के समर्थन का दावा किया है, जबकि कुमारस्वामी ने 2 पार्टियों के समर्थन का दावा किया है। 104 की तुलना 117 से कैसे हो सकती है? इस शपथ ग्रहण को 2 दिन के लिए रोका जाना चाहिए। सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस और आप को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी गई। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने को लोकतंत्र पर हमला बताया और शपथ ग्रहण टालने की अपील की। इससे पहले कांग्रेस और जेडीएस ने येडियुरप्पा का शपथ ग्रहण रोकने के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस मामले में सीजेआई दीपक मिश्रा से बात की, जिन्होंने देर रात ही मामले में सुनवाई करने की इजाजत दे दी। कोर्ट में सुनवाई के लिए बीजेपी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी और सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल शामिल हुए। कांग्रेस की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पूछा कि एक पक्ष ने 117 विधायकों की दस्तखत वाली चिट्ठी दी है, तो कैसे मुमकिन है कि 104 का आंकड़ा 112 का हो जाएगा? बीजेपी ने किस आधार पर सरकार बनाने का दावा किया? इसके पीछे गणित क्या है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि हम नहीं जानते कि क्या होगा। इस पर कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। हमें देखना होगा कि अगले 15 दिनों में क्या होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन क्यों दिए गए, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने बताया कि समय सीमा तय करने का अधिकार राज्यपाल का है। साथ ही ये दलील भी दी गई कि ऐसे मामलों में राज्यपाल को संविधान से विशेष शक्तियां मिली हैं। कोर्ट में बीजेपी का पक्ष रख रहे वकील मुकुल रोहतगी ने भी राज्यपाल के फैसले को जायज ठहराया और दलील दी कि येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि येदियुरप्पा को सदन में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त देना विधायकों की खरीद फरोख्त को न्योता देगा। इसीलिए कोर्ट शपथ ग्रहण को शाम 4:30 बजे तक रोके। इस पर बीजेपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि शपथ लेने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ये जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि हम नहीं जानते कि राज्यपाल ने किस आधार पर येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इस केस की सुनवाई हो और उन्हें सदन में बहुमत साबित करने दिया जाए। कोर्ट ने कांग्रेस की दलील सुनने के बाद कहा कि उसके सामने राज्यपाल को दी गई बीजेपी की चिट्ठी नहीं है, इसलिए आंकड़ों पर कयास नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जमा करे और तब तक शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगेगी। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने जब दावा किया था सरकार बनाने का, तो उस चिट्ठी 15 मई की चिट्ठी में मजमून क्या था? बीजेपी की ओर से विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने के बाद शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई फिर शुरू होगी। कर्नाटक में सरकार बनाने के मामले को गंभीर मानते हुए कांग्रेस और जेडीएस ने देर रात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी दी। लेकिन सवाल ये कि क्या इस मामले में बहुमत साबित होने तक का इंतजार क्यों नहीं किया जा गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में राजभवन में बीएस येडियुरप्पा ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल वजुभाई वाला की तरफ से चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीएस येडियुरप्पा ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ शपथ लेने के बाद येदियुरप्पा ने समारोह में मौजूद बीजेपी नेताओं और अपने समर्थकों को विक्ट्री का साइन दिखाया, जिसके बाद बीजेपी के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। इसी बीच बीजेपी विधायकों और समर्थकों ने येदियुरप्पा को घेर लिया और उनके पैर छूने लगे। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे लोगों का अभिनंदन करने के बाद येदियुरप्पा राजभवन से विधानसभा के लिए रवाना हो गए।
शपथ ग्रहण से पहले येदियुरप्पा के घर पर बीजेपी कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं येदियुरप्पा ने भी राजभवन के लिए रवाना होने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले की गई इस खास पूजा के लिए वाराणसी से पुजारियों को बुलाया गया। With God's blessings, he will through. No, I think he will continue for 5 years. येदियुरप्पा की शपथ लेने से पहले राजभवन के बाहर पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे कई कलाकारों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान राजभवन के बाहर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे भी लगाए। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे येदियुरप्पा ने वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन किया। हालांकि येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल नहीं हुए, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अनंत कुमार हेगड़े और जेपी नड्डा राजभवन में मौजूद रहे, जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी विधायकों और नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने राज्यपाल की तरफ से बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने पर सफाई दी और दावा किया कि बीजेपी विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफल होगी। अंडर द लीडरशिप ऑफ येदियुरप्पा जी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 5 years। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद येदियुरप्पा सरकार के दूसरे मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। श्री राम लोग बनना नहीं बनना वो पार्टी डिसीजन लेंगे। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई। यह आंकड़ा बहुमत से 8 सीट कम रहा। ऐसे में विधानसभा में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के लिए बहुमत साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। सवाल है कि क्या येदियुरप्पा विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे। राज्यपाल से सरकार बनाने का न्योता भले ही बीजेपी को मिला हो, लेकिन बीजेपी के सामने मुश्किलें कई हैं। एक तरफ उसके सामने कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन है, तो राजभवन में विधायकों की परेड कराने के लिए तैयार, तो दूसरी तरफ उसके सामने 8 से ज्यादा विधायकों को अपने साथ लाने की चुनौती है। दिल्ली में आधी रात के वक्त युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में झंडे लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण रोकने की मांग की गई। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश को बचाना है, मोदी को भगाना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कर्नाटक में संविधान का मजाक उड़ाए जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा, कर्नाटक में बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी की सरकार बनाने की बेतुकी जिद संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है। सुबह जब बीजेपी अपनी खोखली जीत का जश्न मनाएगी, तब भारत लोकतंत्र की हार का मातम मनाएगा। राहुल गांधी के इस हमले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और ट्विटर पर लिखा, लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब हार से बौखलाई कांग्रेस ने जेडीएस को मौका परस्ती वाला प्रस्ताव दिया, जो कर्नाटक की भलाई के लिए नहीं बल्कि खुद के राजनीतिक फायदे के लिए था। शर्मनाक। हालांकि येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने में नाकाम होने के बावजूद कांग्रेस और जेडीएस ने उम्मीद नहीं छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अंतरिम बताते हुए शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के बाद फैसला अपने हक में आने की उम्मीद जताई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा से उनको समर्थन देने वाले विधायकों की लिस्ट मांगी, जिस पर कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए लिखा, रात 2 बजे से 3.5 घंटे तक सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तारीफ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने धैर्य के साथ अर्जी पर सुनवाई की। शपथ ग्रहण पर रोक तो नहीं लगी, लेकिन अगले आदेश पर बहुत कुछ निर्भर है। एक तरह से देखा जाए तो येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण अस्थायी है। सुप्रीम कोर्ट कल दस्तावेज देखने के बाद अंतरिम आदेश बदल सकती है। बहुमत साबित करने की तारीख पहले किए जाने का विकल्प भी खुला है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी राज्यपाल की चिट्ठी के बहाने येदियुरप्पा पर निशाना साधा और ट्विटर पर लिखा, मिस्टर येदियुरप्पा का राज्यपाल को भेजा गया पत्र ही उनकी किस्मत का फैसला करेगा। उसमें 104 से ज्यादा नंबर का जिक्र नहीं है। राज्यपाल के निमंत्रण पर भी किसी नंबर का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस की ओर से पेश वकील ने भी अगली सुनवाई में फैसला पलटने की उम्मीद जताई। जैसा है चिट्ठी है वो रहेगा तो हम लोग अवश्य जीतेंगे और ये जो आज इनका जो शपथ ग्रहण है सब निरस्त हो जाएगा। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और जेडीएस के दावों को खारिज कर दिया और विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का भरोसा जताया। साथ ही बीजेपी ने संविधान में तय नियमों के मुताबिक ही सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा पेश करने की दलील दी। और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में बहुमत की बात नहीं लिखी होने का दावा किया। कभी दावा नहीं किया हमारे पास बहुमत है। हमने कहा कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और हमें पहले बुलाना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस पर जनादेश के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी का ये डीएनए है
कि जनादेश को शालीनता के साथ स्वीकार मत करो और जनादेश का अपमान करो। शपथ ग्रहण पर जारी इस टकराव के बीच सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। सवाल ये कि येडियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुमत के लिए विधायकों का समर्थन साबित करना येडियुरप्पा के लिए आसान साबित नहीं होगा। राहुल गांधी के पाकिस्तान वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करने वाले पीएम पद के दावेदार कभी नहीं हो सकते। कर्नाटक पे राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला है बीजेपी पे, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल की तुलना पाकिस्तान से भी की। क्या कहें? मुझे लगता है जब कहने को कुछ नहीं रह गया तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब देश की जनता को ये निर्णय लेना होगा कि जहाँ तक एक तरफ पाकिस्तान है विच इज़ अ फेल्ड डेमोक्रेसी, जहाँ पर प्रजातंत्र होते हुए भी कभी पनप नहीं पाया पिछले 70 वर्षों में, और यहाँ दूसरी तरफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और वहाँ पर अपने आप को भावी प्रधानमंत्री कहने वाला एक व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करता है, तो देश की जनता को फैसला करना है कि क्या ये प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार होने के लायक हैं भी कि नहीं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कैमरामैन सत्या के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट आईआईटी से जुड़े 20 से ज्यादा छात्रों और वैज्ञानिकों की आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध बताने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी मैनेजमेंट योजना के फाइनल ड्राफ्ट पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की तरफ से दिए गए भ्रष्टाचार की जांच के आदेश के बाद पुलिस ने कुआलालंपुर में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। आईपीएल में विराट कोहली के प्रदर्शन से प्रभावित इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली ने कोहली की तारीफ करते हुए दावा किया कि काउंटी क्रिकेट के दौरान ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी से कुछ धारणाएं टूट जाएंगी। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के मैच के बाद हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने एक दूसरे की जर्सी पहनकर एक दूसरे के लिए सम्मान का इजहार किया। मुंबई इंडियंस से हार के बाद पवेलियन में बैठे पंजाब के खिलाड़ी केएल राहुल रोने लगे। बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने अपने बड़े नेताओं की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां दोनों पार्टियों ने बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण पर नाराजगी जताई और इसके खिलाफ विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। कर्नाटक में येडियुरप्पा के शपथ ग्रहण से नाराज कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के पास जुटे। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत और पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी मौजूद रहे। बेंगलुरु के ही एक रिजॉर्ट में ठहरे कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इसमें उनका साथ 2 निर्दलीय विधायकों ने भी दिया। इंडिपेंडेंट एमएलए थे और कल जो आर शंकर थे वो चले गए थे येदियुरप्पा के पास, लेकिन आज दोनों विधायक यहाँ पर धरने में मौजूद हैं। कांग्रेस के विधायकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर राज्यपाल के फैसले पर अपना विरोध दर्ज किया। और इसके साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा कर चुकी थी। इसलिए येडियुरप्पा के शपथ ग्रहण के खिलाफ जेडीएस के विधायक भी विरोध में उतरे। पहले खुद एचडी देवगौड़ा प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों के पास पहुंचे। इसके बाद एक होटल में ठहरे अपने विधायकों के साथ कुमारस्वामी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कुमारस्वामी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एकजुटता दिखाई और बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखने का दावा किया। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी के खिलाफ इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को एक साथ बस में बैठाकर होटल रवाना कर दिया गया, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करने से नहीं चूकी। उनको प्रोटेस्ट करना है, कांग्रेस को सोनिया जी के, राहुल जी के और सिद्धरामैया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। बीजेपी ने राज्य में येडियुरप्पा की सरकार बनाए जाने को जायज ठहराया और दावा किया कि उसे कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ जनादेश मिला है। संविधान से मिले अधिकार के तहत राज्यपाल ने अपने विवेक से बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया और येडियुरप्पा ने शपथ ली। सवाल ये कि इसके खिलाफ प्रदर्शन करना क्या जायज है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कर्नाटक और उससे पहले की लगातार हार के बाद पूरी तरह हताश हो गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देश पर आपातकाल थोपने वाले आज संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो कर्नाटक में घटनाक्रम हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी बार बार हार से हताश हो गए।
जनता उनको हड़बड़ रिजेक्ट कर देती है। यूपी के लड़के लेके यूपी में घुसते हैं, 7 सीट हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में साफ हो जाते हैं। अब आप देखिए हिमाचल में साफ हो जाते हैं। अब उनका अंतिम गढ़ कर्नाटक में क्या हुआ। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, लोकतंत्र अमिताभ जी लोकलाज से चलता है और लोकलाज में जनादेश का सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके मुख्यमंत्री हार गए एक जगह से 30,000 से अधिक वोट से, एक जगह 1600 से जीते। आपके 16 मंत्री कर्नाटक में हार गए, फिर भी अहंकार यह है सरकार तो हम ही बनाएंगे, भले ही जनादेश का लूट भी क्यों ना हो। ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। रवि सर, एक और जो कल कोर्ट रात भर कोर्ट चली है कांग्रेस के दबाव में, और अब कल तक उनको दस्तावेज सौंपने हैं, तो कहीं बीजेपी को नंबर जुटाने में मुश्किल आ रही है क्या? मैं कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ नहीं करूंगा। सदन के अंदर इसका फैसला होगा, सदन तय करेगा। और हमारे लोग, हमारे नेता लोग बहुत विश्वास में हैं, क्योंकि जनादेश की लूट हो रही है। एक बात कभी नहीं भूलिए, ये जो अलायंस हुआ है दोनों पार्टियों का, कितनी बार टूटा है, कितनी बार जुटा है। राज्यपाल स्टेबिलिटी की भी चिंता कर सकते हैं और जनादेश के सम्मान की भी चिंता कर सकते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा को शपथ दिलाने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और कर्नाटक के राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कर्नाटक के राज्यपाल पर निशाना साधा। वाजूभाई ने लोकतंत्र के वजूद की दिन दहाड़े हत्या कर डाली और मोदी जी के वजूद को संविधान और प्रजातंत्र के ऊपर तरजीह दे डाली। पहले वाजूभाई ने मोदी जी के लिए विधानसभा की सीट का त्याग किया था और आज और कल रात वाजूभाई ने मोदी जी के लिए संविधान और प्रजातंत्र का त्याग कर डाला। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बस में कांग्रेस के कई विधायक अपने सामान के साथ सवार होने लगे। राज्यपाल की तरफ से बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए उन्हें एक रिजॉर्ट में ठहरने का फैसला किया, जिसके बाद कांग्रेस के कई विधायक पार्टी दफ्तर के बाहर खड़ी एक बस में सवार हो गए। इस दौरान मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी पर सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, बीजेपी के पास में धन बल की कमी नहीं है, तो मजबूरी में कांग्रेस के नेताओं को अपने विधायकों को साथ रखना पड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई कि उसने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें एक रिजॉर्ट में ठहराने का फैसला किया। अपने विधायकों को टूट और खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस बस में भरकर बेंगलोर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट में लाई है। कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर ईगल्टन गोल्फ रिसोर्ट में ठहराया गया। हालांकि इससे पहले बस के अंदर का एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया, जिसमें कांग्रेस विधायक अपनी अपनी सीटों पर बैठे नजर आए। लेकिन दावा किया गया कि कांग्रेस के 78 में 45 विधायक ही बस में मौजूद थे, यानी कांग्रेस के 1/3 से ज्यादा विधायक इस बस में मौजूद थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि 15 विधायक अपनी गाड़ियों से रिजॉर्ट पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के 18 विधायकों ने रिजॉर्ट का रुख नहीं किया। जो विधायक हैं वो अपनी एसयूवी गाड़ियों में भी यहाँ पर जा रहे हैं इस रिसोर्ट के अंदर, जबकि पहले ही एक बस लगभग 45 विधायकों को लेकर के अंदर जा चुकी है। इस बीच कर्नाटक में जेडीएस के अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी भी ईगल्टन रिजॉर्ट पहुंचे और कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। कांग्रेस के भी कई बड़े नेता वहां पहुंचे और अपने विधायकों से मुलाकात करके उन्हें एकजुट रहने के निर्देश दिए। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के कई विधायक उनसे संपर्क में हैं और साथ ही दावा किया कि 12 से ज्यादा विधायक कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से नाखुश हैं और बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। What is your hope that how many MLAs will come to the BJP? Maybe 10 to 15 will come. So many attack with me. हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को गलत ठहराते हुए उस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कैजुअल मीटिंग है, सब लोग रिसोर्ट में रुके, खाना वाना खाए। इससे पहले भी कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के डर से गुजरात में अपने विधायकों को बेंगलुरु के ईगल्टन रिसोर्ट में ठहराया था और राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार अहमद पटेल को जिताने में कामयाब रही थी। सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब रहेगी। कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से जो सियासी संकट गहराया था, उस पर येदियुरप्पा के शपथ लेने के बाद और विवाद बढ़ गया। एक तरफ कांग्रेस अपने विधायकों पर पहरा रख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये दावा है कि कांग्रेस के विधायक जेडीएस के गठबंधन से नाराज हैं।
दिल्ली के ऑडिटोरियम में जमीन पर फूलों से भारत का नक्शा बनाया गया, जिसमें केसरिया फूलों से कर्नाटक समेत उन सभी राज्यों को दिखाया गया जिनमें बीजेपी की सरकार है। ये नक्शा बीजेपी की सभी 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बनाया गया, जिसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल, कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी मोर्चों की कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। बैठक में शामिल सभी लोगों के चेहरे पर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी भी साफ दिखी। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव में पार्टी की जीत के लिए सभी को बधाई दी और कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाएं जनता के बीच सही तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 22 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया और जनता के बीच मोदी सरकार की कांग्रेस सरकार से तुलना करते हुए प्रचार करने की बात कही। इस बैठक के जरिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट जाने का संदेश दिया। सवाल ये कि क्या सरकारी योजनाओं का प्रचार लोकसभा चुनाव में सफलता के लिए कितना कारगर होगा। जनता के बीच सरकार की पैठ तो तब बनेगी जब वाकई सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिल सके, क्योंकि सरकार योजनाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसे लेकर अक्सर जनता में नाराजगी देखने को मिलती है। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पंचायती राज संगठन के कार्यक्रम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने शॉल पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष ने न्यायपालिका के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने सरकार का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को डराया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जब राहुल गांधी कार्यक्रम में पहुँचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने जजों के मसले पर सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस के सामने जाके खड़े होते हैं, जनता से कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है, हमें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम अपना काम नहीं कर पा रहे। लगे हाथ कांग्रेस अध्यक्ष ने जस्टिस लोया की मौत के बहाने भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को निशाने पर लिया। प्रेस ने झिझक के घबरा के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से पूछा, ये आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस घबरा के कहते हैं, हाँ इसमें लोहिया का भी मामला है। तो आपको ये कनेक्शन बहुत अच्छा दिख जाएगा। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे और किसानों की कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी के इन हमलों का जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक ट्वीट के जरिए दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि विकास का पहाड़ा और सुशासन का क ख ग सीखने छत्तीसगढ़ आए राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है। सवाल ये कि इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने अभी से पार्टी के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। हालांकि जजों के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष को राजनीति से परहेज करना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के गायब एक विधायक आनंद सिंह को लेकर असमंजस बरकरार है। कर्नाटक विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के विधायक के मुताबिक आनंद सिंह बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आनंद सिंह को क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव मिला है या नहीं। Everyone is here. Everyone. All the Congress MLAs. All the Congress MLAs are here. All the Congress MLAs. Except one. Who is sir? That is Mr. Anand Singh here. Anand Singh. Anand Singh missing, sir. Anand Singh in clutches of Narendra Modi. What sir? What sir? Anand Singh is in clutches of Narendra Modi. Why do you say that? Huh? Why do you say that? You have to ask when he came, no? That time you asked. पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना जिले में पंचायत चुनाव के शुरुआती नतीजे आते ही टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस का पंचायत चुनाव में दबदबा एक बार फिर बरकरार दिखा, जिसकी वजह से नतीजों के इंतजार में मतदान केंद्र के बाहर खड़े टीएमसी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप में झूमकर जश्न मनाने लगे। इस दौरान पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ताओं ने आपस में गुलाल भी खेला। इस बीच भीड़ में शामिल एक टीएमसी कार्यकर्ता ने जीत की खुशी में पार्टी का झंडा भी लहराया। पंचायत चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व पर मतदाताओं ने एक बार फिर भरोसा जताया। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्नयन हो रहा है, उसी का जय है, ये साफ आज नजर आ रहा है। মামাটি মানুষ মমতা ব্যানার্জি আশীর্বাদ ধন্য যে কোনো প্রার্থী ছিল সকলেই বিভাগভাবে বিপুল ভোটে জয় করেছে। पश्चिम बंगाल में 14 मई को जिला परिषद की 621, पंचायत समितियों की 6123 और ग्राम पंचायतों से जुड़ी 31,802 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जबकि राज्य में जिला परिषद की 825, पंचायत समिति की 9,217 और ग्राम पंचायत की 48,650 सीटें हैं।
जिनमें कई सीटें उम्मीदवारों के चुनाव में खड़े नहीं होने या फिर पर्चा नहीं भरने की वजह से खाली रह गई। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पंचायत चुनाव में नतीजे पूरी तरह साफ होने से पहले टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प की खबर भी आई, जिसके बाद मतगणना की वजह से सुरक्षा बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर नदिया जिले में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान एक शख्स के बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाने की तस्वीर भी आई। इस दौरान मतदान केंद्र में खड़े चुनाव अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। लेफ्ट दलों ने आरोप लगाया कि बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाने वाला कार्यकर्ता टीएमसी से जुड़ा था। वामपंथियों का असर जहाँ पे है उन इलाकों में, वहाँ पर रिपोलिंग करवा के इस आतंक और हिंसा के आधार पर वहाँ पर टोटल हेराफेरी हुई है। पंचायत चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग को हिंसा की शिकायतें मिली थी, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। सवाल ये कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है तो हार जीत की वजह से हिंसक झड़प लोकतंत्र में कहां तक जायज है। वाराणसी में फ्लाईओवर गिरने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सेतु निगम के एमडी राजन मित्तल को उनके पद से हटा चुकी है। इससे पहले जांच कमेटी ने राजन मित्तल समेत आधा दर्जन अफसरों पर लापरवाही के आरोप तय किए थे। वाराणसी में हुए हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में कार्रवाई के तहत राजन मित्तल को हटा दिया गया। किसी नए अफसर को सेतु निगम के एमडी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो सेतु निगम के एमडी को पद से हटाया गया है। राजन मित्तल को अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। जाहिर तौर पर जिस तरह की कार्यशैली इस पुल निर्माण को लेकर उनकी तरफ से रही और साथ ही इस हादसे के होने के बाद जिस तरह के बयान उनके तरफ से गैर जिम्मेदाराना आए, उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। सेतु निगम के एमडी राजन मित्तल को हटाया गया है। जल्द ही इस पद पर नए अफसर की तैनाती होगी। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 15 लोगों की पुल टूटने की वजह से यह हादसा हुआ था। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इस पुल के टूटने को लेकर काफी ज्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाई गई थी सेतु निगम के एमडी की तरफ से और इसी के तहत यह कार्रवाई हुई है। कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों को ईगल्टन रिजॉर्ट में रखा है। न्यूज 18 को इस रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं जिनमें कांग्रेस के विधायक खाना खाते और साथ बैठे दिखाई दिए हैं। फिलहाल कांग्रेस का पूरा जोर अपने विधायकों को बचाकर रखना है ताकि वो सदन में विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान येदियुरप्पा के खिलाफ वोट कर सके। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, लगातार कांग्रेस अपने विधायकों पर पैनी निगाह बनाए हुए है, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि एक विधायक गायब है। देखिए, एक विधायक ने तबीयत खराब होने का जिक्र करते हुए और उनसे अनुमति मांग के जो डीके शिव कुमार हैं, जो सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, यहाँ पर जो रिजॉर्ट में विधायक रुके हुए हैं, उनसे अनुमति लेकर के कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो गए हुए हैं और फिर आ जाएंगे। एक विधायक दिल्ली गए हुए हैं, आनंद कुमार की जो बात है वो दिल्ली गए हुए हैं। 2 विधायक कांग्रेस के मिसिंग है और 2 ही विधायक जेडीएस के भी मिसिंग हैं। तो इस तरह से मुश्किल थोड़ी सी नजर आ रही है यहाँ जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन को। जो रिसोर्ट है ये लगभग 50 किलोमीटर दूर बेंगलोर से है। कल रात को हम वहाँ गए थे और उसके बाद आज ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। ये बहुत ही लैविश एक बड़ा रिसोर्ट है, लगभग 16 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। स्विमिंग पूल और स्पा सहित तमाम सुख सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। गोल्फ कोर्स भी है। चुनाव में बहुत थके थे विधायक, इसी बहाने सही सुरक्षित ठिकाने की तरफ गए और एक तरह से आराम फरमाते हुए खाते पीते हुए देखे जा सकते हैं ये सारे विधायक। इनके पास वैसे वहां पर रिसोर्ट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल वर्जित है। बहुत ही जरूरी होने पर कोई व्यक्ति इनको बात करा रहा है मोबाइल से, इंटरनेट से दूर हैं ये। किसी भी तरह से टूटने न पाए कांग्रेस के एमएलए, ये पूरी कवायद डीके शिव कुमार और कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी है और इसीलिए इन विधायकों को एकदम एक जगह ले जाकर के दूर रखा गया है। कुछ विधायक इसमें ऐसे हैं कि जिनको जरूरत पड़ने पर उनके घर वालों से और वो भी किसी तीसरे व्यक्ति की देखरेख में ही बात कराई जा रही है। शुक्रिया। राजस्थान के कोर्ट ने बीजेपी विधायक शोभा रानी के खिलाफ वारंट जारी किया। राजस्थान की एक अदालत ने 12 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की आरोपी बीजेपी विधायक शोभा रानी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया। बिहार के पटना में लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने के लिए 15 बाइक सवार एनसीसी कैडेट लड़कियों के एक दस्ते को तैनात किया गया। खबर है कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को रोहिणी के आश्रम में महिलाओं को बंधक बनाने के आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ इंटरनेशनल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने की जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप किडनी के कामयाब ऑपरेशन के बाद फिलहाल अस्पताल में आराम कर रही हैं।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाने का आरोप लगा है। सीपीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि वो नदिया जिले के शांतिपुर से जीत रहे थे, तभी मतगणना केंद्र में कुछ टीएमसी कार्यकर्ता घुस आए और बैलेट पेपर छीनकर ठप्पा लगाने लगे। सीपीआई कार्यकर्ताओं के मुताबिक केंद्र में कई अफसर भी मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जो पंचायत जो चुनाव हुए हैं उसके गिनती चल रही है और जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, टीएमसी जो है लीड कर रही है और लेफ्ट जो है वो तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है। किस तरह से इसको देखें नतीजों को? गिनती तभी हो सकता है जब चुनाव होता है। चुनाव तो हुआ नहीं, चुनाव तो पूरा दखल हो गया, पूरा गुंडागर्दी करते हुए पूरा जो लोकतंत्र उसका मर्डर हुआ। नॉमिनेशन पेपर देने के समय से पहले से जो हमला हुआ, कम से कम 25 लोग तो मर गया, डेथ हो गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बचा नहीं, पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी कैसे ब्रूटली मर्डर किया गया। तो चुनाव ही हुआ नहीं तो गिनती किसका है? और गिनती है तो उसमें लीड किस बात का है? ये इज नथिंग बट ए मॉकरी, इट डज नॉट हैव एनी सेंस। और ये पंचायत निर्वाचन का चुनाव में जो आएगा बंगाल में, वो दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। एक दखलदारी हो गया, जो लोकतंत्र खत्म कर दिया है लोग, यही स्थिति है। आपको लगता था कि इस तरह की स्थितियाँ होंगी पहले से ही? क्यों नहीं, पहले ही इसका मिले। जब नॉमिनेशन से हंगामा शुरू हो गया, नॉमिनेशन देने का पहले से, नॉमिनेशन देने के बाद उसको जाके थ्रेट करना नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए, ये जब चलते रहा तो चुनाव ऐसा होगा, ये कोई स्वाभाविक है। भारत से अमेरिका की यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। दावा है कि आइसलैंड की वाओ एयरलाइंस भारत से अमेरिका के लिए उड़ान शुरू करेगी, जिसका किराया काफी कम होगा। वाओ एयरलाइंस केवल 13,500 रुपए में नई दिल्ली से यात्रियों को न्यूयॉर्क पहुंचाएगी, जबकि न्यूयॉर्क तक की उड़ानों का औसत किराया अभी करीब 40,000 रुपए है। वाओ एयरलाइंस की ये फ्लाइट 7 दिसंबर से शुरू होगी। वाओ का दावा है कि यह कीमत केवल शुरुआत में ग्राहकों को लुभाने के लिए किसी ऑफर के तहत नहीं है, बल्कि यात्रा की पूरी कीमत इतनी ही रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाओ के दावे के मुताबिक वो छोटे रूट का इस्तेमाल करके यात्रियों को नई दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचाएगी। अभी तक भारत से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लंदन, दुबई, फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम से होकर पहुंचती है, लेकिन वाओ एयरलाइंस की फ्लाइट आइसलैंड की राजधानी रेकविक से होकर जाएगी। इस छोटे रास्ते के इस्तेमाल से यात्रियों का वक्त भी बचेगा। अभी तक न्यूयॉर्क की सीधी फ्लाइट भी कम से कम 20 घंटे का वक्त लेती है, लेकिन रेकविक होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचने में करीब 17 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि वाओ एयरलाइंस के यात्रियों को फ्लाइट में खाना खरीदना होगा, जिसका पैसा टिकट खरीदते वक्त देना होगा। इसके साथ ही फ्लाइट में कुछ प्रीमियम सीटें होंगी, जिन्हें खरीदने वाले यात्रियों को सामान ले जाने में छूट मिलेगी, जबकि बाकी यात्रियों को लैपटॉप साइज बैग के अलावा दूसरा सामान ले जाने के लिए अलग से पैसे देने होंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में एलओसी के पास बसे गांव के एक परिवार के डरे सहमे लोग अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर झांकने लगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रात भर हुई गोलाबारी की वजह से इस परिवार समेत गांव के सभी लोगों को अपने घरों में छिपकर रहना पड़ा। और सुबह के वक्त भी गांव की सड़कें सूनी नजर आईं। हालांकि दिन चढ़ने के साथ गांव के कुछ लोग रोजमर्रा के काम की वजह से बाहर निकले और अपने बच्चों को स्कूल भेजा, लेकिन सीमा पार से लगातार जारी फायरिंग की वजह से स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई। इतना फायर हो रहा है कि आदमी एक भी बाहर नहीं निकल रहा, ना जाने पता नहीं कहां से इतना फायर आ रहा है, कितना नुकसान हुआ है। हमको बांटा भी जा रहा है और लड़ाया भी जा रहा है, मरवाया भी जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सरकार आज तक ऐसी जो डिसीजन ले सके कि इस मसले को हल किया जाए। गांव वालों के मुताबिक सांबा और कठुआ में रात 2 बजे से फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद लोगों ने पूरी रात डर के साए में बिताई। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसी भी दल ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा और इसी वजह से वो डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। सवाल ये है कि पाकिस्तान को बेगुनाह गांव वालों को निशाना बनाकर क्या हासिल होगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार आए दिन होने वाली इस गोलाबारी का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकालती, ताकि लोग डर के साए में जीने की बजाय खुशियों के साथ जी सकें। राजधानी दिल्ली के लुटियंस इलाके को देश के सबसे ज्यादा साफ सुथरे इलाके के तौर पर चुना गया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के 4,203 शहरी इलाकों का सर्वे किया, जिसमें लुटियंस दिल्ली साफ सफाई के मामले में सभी छोटे शहरी इलाकों में पहले नंबर पर रही, जबकि एमपी का इंदौर लगातार दूसरे साल शहरी नगर निगमों के सर्वे में पहले नंबर पर रहा, जबकि इसी कैटेगरी में भोपाल भी लगातार दूसरे साल दूसरे नंबर पर बना रहा। शहरी नगर निगमों में सफाई के मामले में चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर रहा।
वहीं सबसे ऊंची छलांग लगाते हुए गाजियाबाद 351 से 36वें पायदान पर पहुंच गया। साफ सफाई के पैमाने पर झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ देश के सबसे बेहतर 3 राज्य बने। केंद्र सरकार जल्द ही साफ सफाई रखने वाले 52 शहरों को 12 अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित करेगी।